Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम DECE 3 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि DECE 3 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं, ताकि आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ. ठीक है जी, ये पेपर जून 2022 में आया था जो कि मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ. एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगी. थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी. ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने इंग्लिश मीडियम में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. देखो, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है. सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाती जा रही हूं ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो. देखो, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना तो ये नोट लिखा होता है, इसको भी पढ़ लिया करो. किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है. इसमें ना 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं. ये देखो, अगर मैं आपको नीचे यहां पर करके दिखाऊं तो इन्होंने कितने दे रखे हैं, 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से आपको एनी 5 करने हैं. ठीक है, 20-20 नंबर के हो जाएंगे एनी 5, तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया. ठीक है जी, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स अटेंड करना ताकि अच्छे से मार्क्स आपको मिल पाए. ठीक है, मैं तो आपको साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाली हूं क्योंकि जितना पढ़ो उतना कम है ना. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. प्रश्न 1 क पार्ट. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित शिक्षाविदों के योगदान का वर्णन कीजिए. 8-8 मतलब एक तो मारिया मोंटेसरी जी ने क्या दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है वो बताना है, और दूसरा टैगोर जी के बारे में बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में. दोनों के 8-8 नंबर है. मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी ने DECE के तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने रिविजनरी वीडियोस चैनल पे डाल रखी हैं. हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है DECE 1, DECE 2, DECE 3, हिंदी अलग इंग्लिश अलग, वो देख लेना. उसके अंदर मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा रखी है पूरे के पूरे सिलेबस की, जो कि डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मारिया मोंटेसरी जी. ठीक है जी, मैं आपको बता रही हूं, बिल्कुल आराम से बिना किसी टेंशन के सुनना. मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में हुआ. शालापूर्व बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की जो अब प्रणाली ना रहकर शिक्षा के समतुल्य बन चुकी है. मतलब उन्होंने तो कुछ ऐसा मेथड निकाला कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अब वो मेथड ना बन के इतना वो हो गया है, अच्छा हो गया कि उसको कहते हैं बस यही एक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का. ठीक है जी, मोंटेसरी का विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो. मतलब ऐसी शिक्षा दो जो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को शो कर सके, उसको अच्छा कर सके. बच्चों को समुचित वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताएं अभिवृद्धि व विकसित कर सके. बच्चों को इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि बच्चे की जितनी भी एबिलिटीज हैं वो अच्छे से डेवलप हो सके. ये मैं अलग अलग पॉइंट्स बता रही हूं, आप बस सुन लो अच्छे से. वीडियो को 2 बार ही देख लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी. मोंटेसरी के हिसाब से इंद्रियां ज्ञान का द्वार है. देखो, आप लिखोगे कैसे, क्योंकि मैं तो अभी बोल रही हूं ना, मैं आपको हर एक आंसर दिखा इसलिए नहीं रही, वरना इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि मैं क्या ही बताऊं. ये आपको एक आइडिया देने के लिए है वीडियो की कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आंसर अटेंड करना है. ऐसे 1 पॉइंट लिख दिया, 2 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट लिख दिए. ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाना. मोंटेसरी के हिसाब से इंद्रियां ज्ञान का द्वार है. अभी इनके हिसाब से ना क्या कहते हैं, इंद्रियां ज्ञान का द्वार है. ठीक है जी, इंद्रियां कौन सी, आंख, नाक, कान, कहते हैं ना सेंस ऑर्गन्स, उनके प्रशिक्षण और विकास पर यह निर्भर करता है कि व्यक्ति जीवन भर ज्ञान का अर्जन कैसे करेगा.
उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि प्रारंभिक वर्षों में इंद्रियां बहुत सक्रिय होती हैं, यानी कि इनिशियल ईयर्स में हमारी ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बच्चा मैक्सिमम चीजें इनसे ही सीखता है। मोंटेसरी ने छोटे बच्चों के स्कूल को बाल सदन का नाम दिया। बाल सदन में भौतिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे थे, व्यक्तिगत खेल के लिए भी कुछ कमरे थे, सोने के लिए भी कुछ कमरे थे, अगर कोई खेल और संगीत खेलना चाहता है उसके लिए भी कमरे थे, भोजन के लिए भी, मतलब उनके बाल सदन में अलग अलग रूम्स डिवाइड कर रखे थे कि बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज कर पाए। ठीक है जी। मोंटेसरी पद्धति बाल केंद्रित थी, यानी कि मोंटेसरी का जो मेथड था वो चाइल्ड सेंटर्ड था। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार क्रिया को चुनने में स्वतंत्र थे, वो अपने हिसाब से क्रियाओं को कर सकते थे। इस चीज पे ध्यान दिया जाता था कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं उनको पूरा करा जाए, बच्चे की क्या रुचियां हैं उस हिसाब से एक्टिविटीज डिजाइन की जाए। ये सब आप लिख कर आओगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन एकदम बढ़िया हो गया। दूसरा, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या योगदान दिया था? टैगोर प्रकृतिवादी थे और शिक्षा के साधनों के रूप में प्रकृति के साथ निकटतम व प्रत्यक्ष संपर्क रखने में विश्वास करते थे, यानी कि वो नेचुरलिस्ट थे। वो कहते थे बच्चा जो भी शिक्षा लेगा, जो भी सीखेगा, प्रकृति के पास रहकर सीखेगा, नेचर के पास रहकर सीखेगा। ठीक है जी। उनके शालापुर केंद्र में पाठ्यचर्या विषय केंद्रित होने की बजाय क्रिया केंद्रित थी। उन्होंने क्या कहा, ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, नहीं, उन्होंने कहा क्रिया सेंटर्ड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए जो भी पढ़ा रहे हो। वे खेल और क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था बच्चों को जो भी शिक्षा देनी है खेल के थ्रू दो, एक्टिविटीज के थ्रू दो। ठीक है जी। टैगोर ने शिक्षण की 3 निम्नलिखित विधियों पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने 3 मेन एक्टिविटीज दी, मतलब विधियां दी थी। पहली, पेरिपेटेटिक विधि। पेरिपेटेटिक विधि होता है कि आपका तालमेल और सामंजस्य होना चाहिए दिमाग में और शरीर में। जो आप दिमाग से सोच रहे हो वही आपके बॉडी पार्ट्स काम करने में सक्षम हो। इस चीज में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। दूसरा, क्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की विधि। क्या कह रहे हैं कि बच्चों को क्रिया के थ्रू एक्टिविटी सिखाओ, स्वयं की क्रिया करके सीखना, बच्चा खुद क्रिया करे और समझे कि क्या क्या होता है और वो करे। पर दूसरा, तीसरा क्या है, पर्यावरण के जरिए सीखना। बच्चा के टैगोर जी कहते हैं कि बच्चों को जो भी सिखाना है पर्यावरण के थ्रू सिखाओ, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू सिखाओ, प्रकृति के भ्रमण पे ले जाओ, ठीक है, पार्क में ले जाओ, ऐसी जगहों पे ले जाओ जहां वो नेचुरल चीजों को सीख पाए। ठीक है जी। टैगोर कड़े अनुशासन के विरुद्ध थे, मतलब उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि बस डिसिप्लिन पे ही ध्यान देना है, वो इसके विरुद्ध थे। उनका मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो वो चाहते थे कि बच्चे इंडिपेंडेंट रूप से सोच पाए। ठीक है जी। उनके हिसाब से क्या था, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संपर्क के दौरान व्यक्ति वास्तविकता तक पहुंचना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, बच्चा टॉयज के साथ खेले, लोगों से बातचीत करे और ये सब करके उसकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होनी चाहिए। तो इनके हिसाब से यही था, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दो, स्वयं क्रिया करके सिखाओ, ठीक है, क्रिया स्वतंत्र क्रिया के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया, यानी कि स्वतंत्र होके बच्चे को क्या दो, अपॉर्चुनिटीज दो कि वो अपने हिसाब से सीख पाए। लो जी, हो गया एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप ऐसे आंसर्स लिख कर आओगे ना, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, तो इतने अच्छे नंबर लेकर आओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप डीईसी का किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, प्रोजेक्ट लेना चाहो विद डिफरेंट एक्टिविटीज, और हम आपको सारी चीजें समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है, कैसे नहीं, कैसे सबमिट होगा। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेनी हो, जो कि मैंने पूरे सिलेबस में से जो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी पीडीएफ बना रखी है, खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, वो आप लेना चाहो
तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पर शो हो रहा है, आप वहां से ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर जो वीडियो पर शो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी से आपको लेटेस्ट नोट्स मिल पाएंगे। ठीक है जी, आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि तुम लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो कि हर बार हमारे टॉप इग्नू के, इनफैक्ट डीईसी के तो टॉपर्स हमारे होते ही होते हैं। पिछली बार तो मुझे लगता है शायद इग्नू में ही एक बच्चे के 98% जो हमारे डीईसी के बच्चे के आए थे वो पूरे इग्नू में ही नहीं आए होंगे किसी के। ठीक है जी, तो इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना ताकि हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें और पढ़ाते रहें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब आ जाओ प्रश्न 1 के ख पार्ट पे, तभी ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा ना। क पार्ट कर लिया, अब ख पार्ट। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इस वाले पेपर में तो 4 मार्क्स का आया था, कई बार पूरे के पूरे 10 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से मैं आपको थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स बता रही हूं ताकि अगली बार अगर आपके पेपर में ज्यादा मार्क्स का आए तो वो भी आप कर पाओ। जैसे इसमें तो 4 मार्क्स का था तो आप सीधा पॉइंट्स लिख सकते थे। बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता के 2 कारण बताओ। कई बार लिख देते हैं तर्काथर बताओ, आवश्यकता की नीड बताओ, तो इन सब में यही आएगा जो मैं बता रही हूं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो निर्णायक अवधि। जीवन के पहले 6 वर्ष विकास की निर्णायक अवधियां होती हैं क्योंकि इसमें विकास तेज गति से होता है और परिणाम स्वरूप ये वही समय है अगर वातावरण संबंधी अच्छा प्रभाव बच्चे पर पड़े तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है जी, आप ऐसे लिख सकते हो निर्णायक अवधियां, मतलब इनिशियल 6 इयर्स जो होते हैं बच्चे के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में मुझे पूरा का पूरा पेपर कवर करवाना है तो मैं बस मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला पॉइंट लिख सकते हो निर्णायक अवधि, दूसरा लिख सकते हो स्वास्थ्य माहौल देने के लिए, यानी कि प्ले स्कूल में बच्चों को अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अलग अलग एक्टिविटीज करने की। ठीक है, और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है। तीसरा अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक, यानी कि अगर एक बच्चा है गरीब घर में पैदा हुआ है, अगर आप उसको एजुकेशन नहीं दोगे, ये प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं दोगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं दोगे तो आगे की एजुकेशन नहीं ले पाएगा। आगे की एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो फिर वो भी गरीब रह जाएगा, उसको भी कोई जॉब नहीं मिलेगी या कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो अभाव चक्र है गरीबी का, इसको तोड़ने के लिए अगर शुरू से ही बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो इस अभाव चक्र को तोड़ा जा सकता है। चौथा उत्तेजक खेल गतिविधियों को प्रदान करने के लिए, यानी कि स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज। प्ले स्कूल, अब घर में बच्चा है तो तुम उनसे ज्यादा उसको ये कह देते हो ऊपर क्या है फैन, इधर क्या है ट्यूब, लेकिन प्ले स्कूल में टीचर्स इतनी अलग अलग इनोवेटिव एक्टिविटीज करवाती हैं। एक दिन रेड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि बच्चे को रेड डे के बारे में पता चल जाए, ऐसी अलग अलग चीजें सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इन्हें कहते हैं उत्तेजक खेल गतिविधियां, जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए अगला पॉइंट है, क्यों हर कोई कहता है गरीब घर से है चल लड़के को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि कम पैसे हैं लड़की को नहीं भेजते तो लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो ये सामाजिक आर्थिक समानता बनी रहे तो यहाँ तो लड़कों को भी मिलेगी लड़कियों को भी मिलेगी। ठीक है जी, पूर्ण रूप से विकसित होना बच्चों का अधिकार है, सब बच्चों का अधिकार है, चाहे गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है, सबका अधिकार है प्ले स्कूल की एजुकेशन को लेना और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से मैक्सिमम ग्रो कर पाना। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स मैंने इतने सारे बता दिए, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। फिर बता रही हूं एक बार, निर्णायक अवधि पहला पॉइंट, दूसरा स्वास्थ्य माहौल देने के लिए, तीसरा अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक, चौथा उत्तेजक खेल गतिविधियों को प्रदान करने के लिए, पांचवा सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, 6 पूर्ण रूप से विकसित होना। इनमें से कोई भी 2 लिखना चाहो आप लिख सकते हो। 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपको निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा है। अगर 10 मार्क्स का है तो निष्कर्ष लिख देना। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन का क पार्ट क्या कहता है,
क्षति को अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सकता है, वर्णन कीजिए। अब क्षति क्या होता है और अपंगता क्या होता है, पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताती हूँ। सबसे पहले क्षति, क्षति को आप कह सकते हो इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट यानी कि बच्चे के अंदर कुछ कमी है। मान लो किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखना बंद हो जाता है ना। तो आप कह सकते हो कि विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चे की आंख के अंदर जो कॉर्निया होता है और वो जो व्हाइट सा एरिया होता है वो सूखा पड़ गया है। ठीक है जी, तो ये इम्पेयरमेंट है, देख पा रहा है बच्चा लेकिन कोई दिक्कत से देख पा रहा है। लेकिन अपंगता में क्या होता है, वो बॉडी पार्ट ही वर्क नहीं करता या कोई बॉडी पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है जी, दोनों को कंबाइन लेकर बताएं तो क्षति में क्या था, इंपेयरमेंट में बच्चे को विटामिन ए की कमी थी, तो आंख का उसका जो कॉर्निया था वो सूख गया, मतलब ड्राई हो गया, और फिर उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो गई या और दिक्कतें होने लग गई। लेकिन उसका जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर वो चीज क्या हो गई, अपंगता में कैसे बन गई कि अब बच्चे की इतनी विटामिन ए की कमी हो गई कि क्या हुआ, उससे उससे उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अब क्वेश्चन ये कहता है, अगर किसी को कोई क्षति है, मतलब मान लो कोई कमी है, तो उसको अपंगता में रोकने के लिए क्या किया जा सके। जैसे कहते हैं ना, बच्चे को बुखार हो गया तो उसको दवाई दे दो, ये ना हो कि बुखार चढ़ता चढ़ता कोई ज्यादा डेंजरस चीज हो जाए। ठीक है जी, तो अब आप इस आंसर को कैसे लिखोगे वो देखो। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति ना हो तो कोई अपंगता भी नहीं होगी। ये तो नॉर्मली सी बात है, अगर कोई दिक्कत ही नहीं है, कमी ही नहीं है, तो अपंगता तक तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर किसी को कोई क्षति हो गई है, कोई इंपेयरमेंट हो गई है, तो उसको अपंगता बनने से कैसे रोकना है वो देख लो। वो क्या कहता है, अब देखो, सबसे पहले यहां पर कहते हैं कि क्षति को अपंगता में परिवर्तित होने से रोकना कैसे किया जाएगा। ये तो तभी किया जा सकता है जब क्षतिग्रस्त बच्चों और व्यक्तियों को जितनी जल्दी हो सके अभिनय निर्धारण किया जाए, समय पर अंतक्षेप करके क्षति को प्राथमिक अवस्था में ही रोकथाम की जा सके। अब बोलोगे मैडम इतने भारी भारी शब्द बोल गए, समझ ही नहीं आया। इजी लैंग्वेज में बता रही हूं कि हम क्षति को अपंगता बनने से कब रोक सकते हैं, जब हम क्षति को अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई इस बच्चे की आंखों में कुछ कमी है, विटामिन ए की कमी से कोई दिक्कत हो सकती है। अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर लिया ना, जब बच्चा छोटा था, ये जब कमी थी, पहली चीज। अब उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाकर उसका क्या करो, जो भी दवाइयों की नीड है या जो भी चीज उस चीज को ठीक कर सकती है वो करो, ताकि वो आगे बढ़े ही ना। बस ये मेन मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी कि जल्दी से उसकी पहचान करो क्या दिक्कत है और प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको ठीक करवाओ। अब फिर से ये लाइन बता रही हूं क्योंकि थोड़ी सी टफ लाइन है, एक बार दोबारा सुनोगे तो समझ आ जाएगी। क्षतिग्रस्त बच्चों को जितनी जल्दी हो सके अभी निर्धारण किया जाए, यानी कि बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाए, समय पर अंतक्षेप करके टाइम पर उसमें इंटरवेंशन करो कि हाँ भाई ये बच्चे के अंदर कमी है, और उसको प्राथमिक समय पर ही, इनिशियल स्टेज पर ही ठीक करने की कोशिश की जाए। तो मेन दो पहलुओं को किस पे ध्यान रखना है। पहला पहलू क्षति की जल्दी ही अभी निर्धारण या आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आप ये भी लिख सकते हो क्षति की जल्दी ही पहचान करनी है। दूसरा पॉइंट, सही समय पर अंतक्षेप करना है, सही समय पर उसका इलाज करना है। ठीक है जी, अब आप नीचे से, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, तो आप ये लिख सकते हो, नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे को थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है तो उसके घर वाले सोचते हैं अरे ऐसे ही होगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज को इग्नोर करते 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 वो इतनी बढ़ जाती है कि वो आगे जाके कोई ज्यादा डेंजरस बन जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, क्या पता है कि कई बार
देखा गया है कि बच्चों के ना कान से कुछ कुछ डिस्चार्ज हो रहा होता है, कुछ कुछ पानी टाइप सा निकल रहा होता है। हम कहते हैं ऐसे ही होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक अर्ली साइन होता है, अर्ली संकेत होता है कि बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है और इसको टाइमली ठीक ना करा गया तो आगे जाकर घातक हो सकती है। तो कुछ तो जो जिनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चेक कराते हैं, तो वो क्षति को ही ठीक करा देते हैं ताकि उसका कान ठीक हो जाए। लेकिन जो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो क्षति बढ़ते बढ़ते अपंगता बन जाती है और बच्चे का कान खराब हो जाता है। तो हमें ये क्षति वाले स्टेज पर ही, ये क्या कह रहे हैं, क्षति वाले स्टेज, एक सेकेंड, हमें ये क्षति वाले स्टेज पर ही दिक्कत को ठीक कर देना है ताकि वो अपंगता ना बने और बच्चे को आगे जाके दिक्कत ना हो। बस आपको यही लिखना है इसमें। दिस इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट योर आंसर। क पार्ट हो गया, तो अब ख पार्ट पे आ जाओ। ख पार्ट क्या कहता है? माता पिता अपने बच्चों की अपंगता का पता लगने पर जिन मनोभावों भावनाओं को अनुभव करते हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। इनमें से किसी एक भावना का विस्तार में वर्णन कीजिए। अब जब पेरेंट्स को पता चलता है क्या कि उनके बच्चे में कोई अपंगता है, तो उनके क्या इमोशंस होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है जी, 10 मार्क्स का है तो अच्छे से प्रेजेंट करके आना। मैं आपको थोड़ी सी लाइंस बता रही हूं। असक्षम या अपंग नवजात शिशु के माता पिता पर बहुत अधिक मानसिक एवं भावात्मक तनाव पड़ता है। वे बच्चों की अपंगता की वास्तविकता का सामना करने का प्रयास करते हुए बहुत से विरोधी व तीव्र मनोभाव अनुभव करते हैं। जिसका मतलब है कि जिस घर में, जिस माँ बाप के घर में एक अपंग बच्चा पैदा होता है, उनके मानसिक मेंटल उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया हमारे बच्चे के साथ, या ऐसा क्या रीजन है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स जो जो आप लिख सकते हो। इन्होंने तो, मैं आपको सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी ताकि आपको याद रहे और पेपर में आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना है। पहला, मानसिक आघात। मानसिक आघात को आप कह सकते हो एक तरह से शॉक। जब माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा अन्य समान बच्चों के समान नहीं है, अधिकांश माता पिता समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा मानसिक आघात लगता है, यानी कि शॉक हो जाते हैं। दूसरा, प्रतिक्रिया खंडन। कभी कभी माता पिता अपने मन को समझाने के लिए ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि उनका बच्चा हर प्रकार से ठीक है, उसमें कोई भी अपंगता नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना प्रतिक्रिया खंडन, कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक अपने मन को समझाने वाली बात कि मेरा बच्चा तो ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई अपंगता नहीं है। ये भी उनका एक क्या होता है, एक तरह का वो होता है, भावना होती है। दूसरा, प्रतिक्रिया खंडन। तीसरा, लेन देन का नजरिया। ये जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया ना, प्रतिक्रिया खंडन, इसको इंग्लिश में आप इग्नोरेंस भी कह सकते हो कि इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, लेन देन का नजरिया, इंग्लिश में जिसको कहते हैं बार्गेनिंग। वो सोचते हैं मेरे बच्चे के साथ बुरा हुआ ना, शायद मैं इस दूसरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो मेरा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब जो भी उनको ऐसे ही लगता है कि ऐसे ठीक हो सकता है, वैसे ठीक हो सकता है, मैं किसी और का भला करूंगा तो मेरे बच्चे का भला होगा, वो थॉट्स आने लग जाते हैं। चौथा, अपने आप को दोषी समझना। सबसे ज्यादा माँ ये ऐसा सोचती है कि हो सकता है मैंने अपनी गर्भावस्था के दौरान अच्छा खाना नहीं खाया होगा, या मुझसे कोई गलती हो गई होगी जिसके कारण मेरा बच्चा ऐसा हुआ है, तो वो माता पिता अपने आप को दोषी देने लग जाते हैं। चौथा, रोष। एक तरह का आप कह सकते हो गुस्से की भावना होती है। वो कभी कहते हैं डॉक्टर की वजह से ऐसा हुआ है, टीचर की वजह से ऐसा हुआ है, मित्रों की वजह से, मतलब परेशान से हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। 6वां, अवसाद। जब बच्चे की अपंगता बहुत अधिक होती है और उसकी उस स्थिति में सुधार आने की ज्यादा संभावना ही नहीं होती, तो माता पिता उसके लिए आगे आशा करने के लिए कुछ अधिक शेष ही नहीं रह जाता। ठीक है जी। अब वो ये देखो, ये चीजें वो है कि बच्चा परेशान हो रहा है, मतलब परेशान का इन द सेंस, आप देख रहे हो कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो अपंग है। ठीक है, तो एक होता है बच्चे, आपको शौक लग गया, डिप्रेस हो रहे हो, तो जब आप देखते हो कि हमारा बच्चा तो ठीक ही नहीं हो पाएगा, ये तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो एक तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
लास्ट आप 7वां लिख सकते हो स्वीकार्यता। कुछ लोग माता पिता समझदारी से बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे के अंदर ये कमी है, तो मैं क्या क्या आगे कर सकता हूं कि ये बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह रह पाए और अपना काम कर पाए। ठीक है जी। अब देखो क्या बात थी, एक जब घर में बच्चा आता है ना तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमारे घर में खुशियां आएंगी, लाड प्यार से बच्चे को बड़ा करेंगे। ऐसे में जब वो बच्चा अपंग पैदा हो तो दुख तो होता ही है। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, किसी भी एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने सबके बारे में बता दिया है। मानसिक आघात, प्रतिक्रिया खंडन, लेन देन का नजरिया, रोष, स्वीकार्यता, अवसाद, अपने आप को दोषी समझना। मानसिक आघात यानी कि शौक, प्रतिक्रिया खंडन आप कह सकते हो इग्नोरेंस, लेन देन का नजरिया बार्गेनिंग, रोष एंग्री, अवसाद डिप्रेशन, स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस, अपने आप को दोषी देना, अपने आप को ये समझना कि मेरी वजह से हुआ है। बस ये लिख कर आओगे और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। मैं आपको ये बातें इसलिए इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूं ताकि ये नॉर्मल लैंग्वेज जब आप पेपर अटेंड कर रहे हो आपके दिमाग में आए और आप फटाफट अटेंड कर लो। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने होंगे तो वो तो आप लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो प्रॉपर नोट्स। बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन का क पार्ट, एक शालापुर अध्यापिका के समूह में एक 4 वर्षीय बच्ची है जो विनिवर्तित व्यवहार के लक्षण दर्शाती है। मैम ये विनिवर्तित व्यवहार क्या होता है? ठीक है जी, अभी बता देते हैं। बच्ची के विकास और इस व्यवहार संबंधी कठिनाई को दूर करने में मदद करने हेतु आप अध्यापिका का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? ठीक है। अब ये विनिवर्तित व्यवहार क्या होता है? विनिवर्तित व्यवहार होता है, आपने वो बच्चे कुछ लोग देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे जो अपने आप में ही मगन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ हंसते खेलते नहीं है, चुप चुप से रहते हैं, दुखी दुखी से रहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉन बिहेवियर। वो अपने आप को दूसरों से अलग ही समझते हैं, ना किसी से बात करते हैं, दुखी से रहते हैं, उनके दिमाग में अलग से ही परेशानियां चलती रहती है, उनको लगता है मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई चाहता ही नहीं है। ठीक है। तो एज पर द नॉर्मल थिंग ये तो गलत है ना, बच्चे तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहने चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कोई बच्चा है तो आप टीचर को कैसे समझाओगे कि इसकी कैसे मदद करें? क्या बोला है, कैसे समझाएंगे आप बच्ची के इस व्यवहार संबंधी क्या क्या समझाएंगे? पहला पॉइंट आप कह सकते हो फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम की, इस कठिनाई की जड़ तक जाओ, इस व्यवहार की जड़ तक जाओ कि बच्चे को ये जो दिक्कत है, परेशानी है, ये क्यों है। ठीक है। हो सकता है घर में उसको सब डांट देते हो, ठीक है, उसके घर में अच्छा माहौल ना हो जिसकी वजह से बच्चा चुप चुप रहता है, या उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हो गया हो जिसकी वजह से वो चुप चुप रहता है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए पहले उसका पता होना जरूरी है ना, इसलिए पहला पॉइंट फाइंड द रूट कॉज, मतलब हम उसकी जड़ को समझेंगे कि ये क्यों होता है ताकि उसके हिसाब से हम उसे ठीक कर पाए। दूसरा, हम टीचर को सलाह देंगे कि टीचर उसको ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, ज्यादा अटेंशन दे। मतलब जब होता है ना, जो बच्चा समझता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे ये है वो है, तो जब उससे कोई प्यार से बात करता है, उसकी केयर करता है, उसकी बातें सुनता है, उसको अपना अटेंशन देता है, तो वो बच्चा खुश हो जाता है, धीरे धीरे खुलने लग जाता है ना। तो बस ज्यादा प्यार देना है, ज्यादा केयर करनी है। तीसरा आप लिख सकते हो मोटिवेट करना है बच्चे को, शाबाश, वेरी गुड। जब बच्चा थोड़ी सी भी बात करे तो उसको प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। चौथा, उसको अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कराना है। हो सकता है पढ़ाई में वो चुप चुप रहता हो, उसको डांस करना अच्छा लगता हो, उससे डांस करवाओ, सिंगिंग करवाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाओ जो कि बच्चे को खुश रखने में मदद करेंगी। पांचवा, आपको बच्चे के साथ धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर नहीं किया, आप गुस्सा हो गए, तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम तो बोलती नहीं हो, ये नहीं हो वो नहीं। आपको बच्चे के साथ धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, लाड प्यार के साथ बच्चे को ठीक करना है ताकि उसके मन में जो दबी हुई बातें हैं, दबी हुई दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो बच्चा उनसे उठकर नॉर्मल बच्चे की तरह
बर्ताव कर पाए। बस आप ऐसे 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल डालने हो, उदाहरण डालने हो, डाल देना, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रही हूं ताकि एक ही वीडियो में पूरा पेपर हम कवर करवा सकें। ख पार्ट क्या कहता है इसका, थर्ड क्वेश्चन का ख पार्ट, वे कौन से लक्षण संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये पहचान करेंगे कि बच्चे के मानसिक मंदता है, वर्णन कीजिए। देखो, मानसिक मंदता वाले बच्चे वो होते हैं जिनकी दिमागी क्षमता नॉर्मल बच्चों से कम होती है। नॉर्मल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, आईक्यू कम होता है। ठीक है जी, क्या होता है, जो एक नॉर्मल बच्चा हमारी बातें समझ सकता है, नॉर्मल काम कर पाता है, लेकिन मानसिक मंदता वाला बच्चा वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो प्रॉपरली पूरा डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ऐसे कौन से लक्षण है जिसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये मानसिक रूप से मंद बच्चा है। पहला, बच्चे का बाह्य स्वरूप, मतलब उसको आउटर अपीयरेंस से देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई कमी है। बच्चे का जो सिर होता है ना, मानसिक मंदता वाला जो बच्चा होता है उसका सिर या तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा होता है या नॉर्मल से बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है जी, उसकी आंखें तिरछी होती है, जैसे नॉर्मल बच्चों की सीधी आंखें हैं, उसकी तिरछी आंखें होती हैं। ठीक है जी, और क्या कह रहे हैं, जीभ हमेशा बाहर ही लटकती रहती है। ठीक है, आंखों में तेजहीन भाव हो। ठीक है, ऐसे आंखें ऐसे लगते हैं घबराई सी, डरी डरी सी है या बड़ी बड़ी सी है, कुछ भी नॉर्मल से अलग लगता है। तो ये सब चीजें उसके बाह्य स्वरूप से उसकी पहचान हो जाती है, क्या कि ये बच्चा कुछ अलग है। सेकेंड पॉइंट, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का कुछ ऐसा व्यवहार होता है जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये मानसिक रूप से मंद है। जैसे कि बच्चे की, नॉर्मल बच्चा जो हमारे इंस्ट्रक्शन निर्देशों को समझ पाता है, मानसिक रूप से मंद बच्चा सरल निर्देशकों को भी नहीं समझ पाता। ठीक है, वो कोई भी काम पूरी तरह से ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। ठीक है जी, और उसकी स्पीच बहुत कम होती है, मतलब उसका बोलने की क्षमता बहुत कम होती है। जो भी काम करता है एकदम झटके से करता है। नॉर्मल बच्चा जो एक काम स्मूथ ऐसे कर रहा है, वो ऐसे झटके से सारे काम करेगा, एकदम से जोर लगा के करेगा। उसको दोनों बाएं हाथ हिलाने में कठिनाई होगी। ठीक है, उसका प्रॉपर बॉडी पे सामंजस्य संतुलन नहीं होगा, कभी भी गिर जाएगा। आंखों और हाथों में कंट्रोल नहीं होगा, मतलब बैलेंस नहीं होगा, जैसे किसी तरफ देख रहा है तो जैसे हम कहते हैं ना, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी तरफ देख रहे हैं, वो सब चीजें उसमें मिसिंग होंगी। दूसरा, ये सब चीजें लिख सकते हो। कभी भी एकदम से क्या हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार दिखाने लग जाएगा, गुस्सा होने लग जाएगा, कभी क्रोध दिखाएगा, कभी एकदम से चुप चुप सा रहने लग जाएगा, और उसको नई चीजें सीखने में कठिनाई होगी। तीसरा, विकास के मानदंड, जो बच्चा गर्दन, एक नॉर्मल बच्चा अपनी गर्दन को सीधी रख पाता है 3 से 5 महीने में, मानसिक रूप से मंद बच्चा को बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि उसको 8 से 10 महीने लग जाए। ये तो 8 से 10 महीने फिर भी ठीक है, उसको 1.5 से 2 साल लग जाए। मतलब कि जिस नॉर्मल बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, उससे कहीं कहीं ज्यादा देर से उस बच्चे की डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मल बच्चा तो ये कर पा रहा है, ये बच्चा नहीं कर पा रहा, तो इससे मानसिक रूप से मंद बच्चा है। तो ये पॉइंट्स लिखोगे तो एकदम बढ़िया 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क पार्ट, कोई ऐसे 5 तरीके बताइए जिनके माध्यम से माता पिता अपने श्रवण दोष वाले बच्चे, श्रवण दोष यानी कि जिसको सुनने में थोड़ी दिक्कत है, बच्चे के जीवन में के प्रथम 3 वर्षों में भाषा विकसित कर सकते हैं। ठीक है जी, 15 मार्क्स के हिसाब से बताना है आपको। आप पहले तो लिख देना श्रवण दोष वाला बच्चा कौन सा होता है। श्रवण दोष वाला बच्चा वो होता है जिसकी सुनने की क्षमता नॉर्मल बच्चों से कम होती है। अब इस बच्चे को हमें कैसे बोलना सिखाना है। नॉर्मल बच्चा बोलना कैसे सीखता है, वो मान लो मैं टीचर हूं, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरी लिप्स की मूवमेंट देख रहा है, कानों से सुन रहा है, तो वो बोलना सीख जाएगा कि क्या मैंने, मैडम ने बोला और मुझे कैसे बोलना है। लेकिन श्रवण दोष वाला बच्चा
मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा, ठीक है जी, उसके अंदर ये चीज कम है कि वो आवाज को नहीं सुन पा रहा, तो वो बोलेगा कैसे? अब हमें उसका ध्यान रखना है। पहला, हियरिंग एड, आपने सबने सुना होगा, ये कान है, कान पे एक हियरिंग एड सा लगा दिया जाता है श्रवण दोष वाले बच्चों पर, और उसकी ऐसे एक वायर कनेक्ट होके सर से यहाँ कनेक्ट हो रही होती है। ये ऐसी एक हियरिंग एड कह सकते हो, इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख देना हियरिंग एड, लेकिन नाम इंग्लिश का है, लिखना आप हिंदी में हियरिंग एड, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है, आप कह सकते हो, जिसके थ्रू बच्चे को थोड़ा सा तेज सुनाई देता है, ठीक है, आवाज को तेज करके उसके दिमाग तक वो चीज पहुंच जाती है। तो हियरिंग एड के थ्रू हम बच्चा सुनेगा और बोल पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, जोर से बोलो। जोर से बोलो यानी कि जोर से बोलो तो देखो, अगर बच्चे का श्रवण दोष है कि ऊंचा सुनता है तो उसको मदद हो जाएगी, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नहीं सुन पाता फिर तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तीसरा आप लिख सकते हो, भाषा समझाने में बच्चे की मदद करो। बच्चे को समझाओ कि भाषा कैसे बनती है, लिखे हुए अक्षर दिखा दो। श्रवण दोष है ना, सुन नहीं सकता, पढ़ तो सकता है, अगर ये मैंने बुक उसके सामने दे दी, जिनके माध्यम से लिखी हुई चीजें पढ़ के तो समझ जाएगा ना। चौथा, बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। अगर बच्चा जब भी थोड़ी सी बातें आपके पीछे रिपीट करता है, शाबाश, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, मोटिवेट करो। जितना ज्यादा बच्चे को मोटिवेट करोगे उतना ज्यादा वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। और लिप रीडिंग, लिप रीडिंग यानी कि ओष्ठ पठन। ओष्ठ पठन क्या होता है? मूवमेंट। ये देखो, ये मान लो आपके लिप्स हैं, तो आप लिप्स कैसे हिला रहे हो, तो वो इस लिप मूवमेंट से शब्दों को समझेगा और बोल पाएगा, वैसे ही वो भी अपने लिप्स हिलाएगा। तो इसको कहते हैं ओष्ठ पठन, लिप रीडिंग। इससे उसको इंट्रोड्यूस करवाओ। इशारों तथा हाव भाव का प्रयोग करो। मैं जो भी बात बोल रही हूँ उससे रिलेटेड मैं हाव भाव करूं, फेशियल एक्सप्रेशन दूं, जेस्चर्स दूं, ताकि वो फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर बातों को समझे, मेरे जेस्चर्स को देखकर बातों को समझे। संकेत भाषा, मैं उसके साथ संकेत भाषा का यूज कर सकती हूँ ताकि मैं उसको समझा पाऊं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और वो उन बातों को बोल पाए। और क्या है? वास्तविक वस्तुओं और चित्रों का प्रयोग करो। सुन नहीं सकता ना, चित्र को देख के तो समझ सकता है, रियल ऑब्जेक्ट को देखकर भी समझ सकता है, फिर वो बच्चा बोल लेगा, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया है कि हम उसको भाषा का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो बस ये सब पॉइंट्स को, कोई आपको डॉक्टर नहीं बनना कि आप सोच रहे हो कि डॉक्टर की तरह हम सारी चीजें लिख कर आए, नहीं, बेसिक टर्म्स जैसे मैंने आपको बताई अपनी भाषा में अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देना। हो गया, डन। अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथे क्वेश्चन का ख पार्ट, किन्हीं 5 लक्षणों संकेतों की सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर आपको 1 वर्षीय बच्चे में दृष्टि दोष होने की आशंका हो सकती है। 1 साल का छोटा सा बच्चा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी आंखों में दिक्कत है या दृष्टि दोष हो सकता है? पहला, बच्चा आंखों को बार बार मसलता है। देखा है, जब कई बच्चे होते हैं बार बार आंखों को मसलते रहते हैं, विच मीन्स कि उनकी आंखों में कोई दिक्कत है। दूसरा, आंखों को बहुत ज्यादा बार झपकाते हैं, जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे बहुत ज्यादा बार झपकाते रहते हैं, कोई दिक्कत हो सकती है आंखों में। तीसरा, उनकी आंखों से पानी आता रहता है या कोई डिस्चार्ज होता रहता है, ये भी दिक्कत है। चौथा, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे हम हंसते हैं तो वो भी हंसने लग जाता है, ठीक है, गुस्से का इमोशन करते हैं तो वो बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड करता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमें देख पाता है। लेकिन जो बच्चा हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो विच मीन्स वो हमें देख नहीं पा रहा, ठीक है जी। एक और आप क्या लिख सकते हो, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागता, मतलब पकड़ता नहीं है, जैसे हमने थोड़ा दूर उसके पीछे टेडी बेयर रख दिया तो वो थोड़ा सा मुड़ के टेडी बेयर के पीछे भागता है ना, क्यों? क्योंकि वो टेडी बियर को देख पाता है और उसको उठाना चाहता है, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भाग रहा, तो विच मीन्स उसको वो दिख ही नहीं रहा या धुंधला दिख रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लक्षण है जो कि बताते हैं कि उसमें दृष्टि दोष होने की चांसेस हैं। बार बार आंखें मसलता है, आंख में से पानी निकल रहा है या कोई और डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार झपकाता है, आप जब बुलाते हो तो
आपकी लोगों की तरफ मुड़कर रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी चीजों के पीछे नहीं भागता, तो ये सब चीजें जो आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन भी हो गया ख पार्ट। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? क पार्ट, संचार की बच्चे से बच्चे की कार्यनीति का क्या अभिप्राय है? बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, बच्चे से बच्चे कार्यनीति, चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोई एक ऐसा संदेश बताइए जिसे संप्रेषित करने के लिए आप इस कार्यनीति का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, एक बच्चा है, मैं आपको बेसिक टर्म्स में बताती हूँ। आपने इसको एक बात बताई कि खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गया। इसने आगे 3 बच्चों को बता दी, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। फिर इस बच्चे ने भी 3-4 बच्चों को बता दी, इसने भी 3-4 बच्चों को बता दी, इसने भी 3-4 बच्चों को बता दी। तो ये देखो, ये मैसेज कितनी जल्दी यहां पर स्प्रेड हो गया। तो हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि बच्चे ना एक दूसरे से ज्यादा लर्न करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं एज अ टीचर उनको बताऊंगी तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन उनका कोई यार दोस्त फ्रेंड बताएगा तो अच्छे से समझेंगे। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति का उद्देश्य है बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे अच्छी आदतें व जीवन के सही मूल्य ग्रहण करें तथा इन्हीं की देखभाल के दौरान वे अपने छोटे भाई बहनों को चीजें बता पाएं। ठीक है, इससे हम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज उनको बता सकते हैं या और सारी चीजें बता सकते हैं। बच्चे हमेशा दूसरे बच्चों के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा रहती है और वो उनसे इजीली सीख भी जाते हैं। ठीक है, अगर छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई बहन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो उनके लिए एज अ अध्यापक का काम कर रहे हैं और बहुत आसानी से अच्छी बातें हम एक बच्चे से अनेक बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इसका यही अभिप्राय है। इसको डिटेल में आप लिखना चाहो जैसे लिख सकते हो, और ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छी कार्यनीति है सीखने और सिखाने के लिए। ये डायग्राम भी ऐसे बना देना। और एक और इसके अंदर पूछा था कि कोई एक मैसेज बताओ जो कि आप अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो इस कार्यनीति के थ्रू। वही है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धो। एक बच्चे को बताया और आपने उसको समझाया कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, पेट दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, टीका लगना पड़ेगा। और उसने वो बच्चों को आगे आगे बताई और सब बच्चे इस चीज का ध्यान रखने लग गए और हाथ धोने लग गए। बस यही लिखना था। देख रहे हो कितना आसान पेपर है। अगर आप अच्छे से समझ के गए हो ना सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है जी, डीईसी का किसी भी ईयर का सोल्ड असाइनमेंट लेना हो, प्रोजेक्ट लेना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना हो, जिसके बाद बच्चे आसानी से 80+ मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पर शोर है, वहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाग ख पे। संचार की विधियों या तरीकों के रूप में निम्नलिखित का प्रयोग करने का क्या लाभ है? भूमिका अभिनय होता है, रोल प्ले क्या होता है? हमने रोल प्ले कर रहे हैं जंगल का, राजा रानी का, कोई राजा बन गया, कोई रानी बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, बच्चे खेलते हैं ना। अब कह रहे हैं कि इन विधियों का क्या लाभ होता है। हमेशा ना जो आपका ये होता है ना कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखा करो। 4 नंबर का है तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, या 2 को अगर ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो तो 2 पॉइंट्स लिख देना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 4 लिख देना। भूमिका अभिनय से एक तो बच्चे की क्या होगी, बोलने की क्षमता स्ट्रांग होगी, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स कैसे? डायलॉग डिलीवर करेगा बोल बोल के, मैं हूं राजा, मेरी प्रजा ऐसी है। बोलने की क्षमता विकसित होगी, भाषाई विकास होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास होगा, लोगों से उसके अच्छे रिलेशंस बनेंगे, ये राजा है, ये रानी है, ये दास है, ये दासी है, सोशल डेवलपमेंट होगा। लिसनिंग स्किल्स डेवलप होंगी, मतलब सुनने की क्षमता डेवलप होगी। कैसे सुनने की क्षमता डेवलप होगी? पहले बच्चे ने अपना डायलॉग डिलीवर करा तो उसने सुना, उसके बाद अपना बड़ा बोला, तो बोलने की क्षमता भी डेवलप होगी, जिसके कहते हैं ना लिसनिंग स्किल्स डेवलप होंगी, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, बोलने की क्षमता विकसित होएगी। ठीक है, सुनने की क्षमता विकसित होएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोधात्मक विकास, दिमाग
ज्यादा मतलब दिमाग स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो सोचेगा इसने ये डायलॉग बोला, अब मुझे ये बोलना है। इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होएगी। ठीक है जी। इमेजिनेशन स्किल्स को हम क्या कह देते हैं कि वो सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी डायलॉग दे सकता हूं। बस इतने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, आप कोई भी लिख सकते हो। 4 कहानियां, ऐसे ही जो हम कहानियां बच्चों को सुनाते हैं या किसी को भी सुनाते हैं, इससे क्या होगा, इससे भी सेम आप लिख सकते हो। एक तो लिसनिंग स्किल्स डेवलप होंगी। लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की क्षमता स्ट्रांग होगी कि क्या बच्चा लोग टीचर बोल रही है कहानी या सुना रही है, तो उसको समझना है। दूसरा आप कह सकते हो कॉग्निटिव बोधात्मक विकास होगा, यानी कि सोचने की क्षमता स्ट्रांग होगी। इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होंगी कि अच्छा अब क्या होगा, अब राजा किसको मारेगा, किसके साथ क्या करेगा, कहानी पढ़ते हैं ना राजा रानी की ऐसे, तो वो हो जाएगा। और क्या होगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, शब्दावली, नए नए शब्दों को सीखेगा, भाषाई विकास होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी इनहैंस होगी कि और यहाँ पे हम राजा को और क्या बना सकते हैं, राजा को एक नाम दे देता हूं, कुछ भी। ये सारी चीजें डेवलप होंगी जो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, बेटर तरीके से लिख देना। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आ जाओ ग पार्ट। उपयुक्त प्रत्येक विधि से छोटे बच्चों के माता पिता को जो एक एक संदेश प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है वो बताओ। अब कह रहे हैं ऊपर ये जो भूमिका, एक सेकेंड कलर पेन चेंज करती हूँ ताकि इजीली पता चल जाए क्या कहना चाह रही हूं मैं। ठीक है, अब भूमिका अभिनय और कहानियों के थ्रू आप बच्चों के माता पिता को कौन सा अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकते हो। पहला, भूमिका अभिनय रोल प्ले के थ्रू हम इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार का महत्व डिलीवर कर सकते हैं। कैसे, हमने एक रोल प्ले अब भूमिका अभिनय ऑर्गेनाइज कराया जिसमें एक बच्चा था जो कि हमेशा जंक फूड खाता था, बाहर का खाना खाता था, और उसका पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, बीमार हो गया, टीका लगा, ऐसा सब कुछ। दूसरा बच्चा था डेली हेल्दी खाना खाता था, दाल रोटी सब्जी खाता था, हमेशा हेल्दी रहता था और अच्छे से पढ़ पाता था और हमेशा क्लास में फिर फर्स्ट भी आता था। तो इससे माता पिता को क्या समझ आएगा कि हमें भी अपने बच्चों को संतुलित आहार खिलाना है, पौष्टिक आहार खिलाना है। सीधा सीधा नीचे लिख देना भूमिका अभिनय, आगे एरो डाल के पौष्टिक आहार की महत्वता, या फिर संतुलित आहार की महत्वता, बैलेंस डाइट की या पौष्टिक आहार की महत्वता। और जैसे मैंने आपको बताया कि रोल प्ले कैसे होगा, बच्चे ने, एक ने जंक फूड खाया और दूसरे ने हेल्दी फूड खाया, वो भी छोटा सा एक्सप्लेन करके आ जाना ताकि अच्छे नंबर मिल जाए। दूसरा, कहानियां। कहानियों के थ्रू आप क्या समझा सकते हो, मान लो कहानियों के थ्रू हम एक ये मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक होता है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है या सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो उसमें एक छोटी सी ऐसे कहानी को आप बता सकते हो कि एक लकड़हारा था, उसकी जो वुड कटिंग वाली लकड़हारा की वो थी, वो पानी में गिर गई थी। फिर वो आए, उन्होंने पूछा ये आपका, एक गॉडेस आई, उन्होंने पूछा ये गोल्ड वाली आपकी है, उसने कहा नहीं, उसने कहा ये सिल्वर वाली आपकी है, उसने कहा नहीं, उसने लक्कड़ की, हाँ ये मेरी है। तो वो उसकी सच्चाई से खुश होकर उनको इनाम देती है। तो इससे पता क्या चलता है कि सच बोलना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स समझेंगे कि सच बोलना जरूरी है। तो जब पेरेंट्स अच्छी चीजें हमेशा सच बोलेंगे तो उनके बच्चे भी हमेशा सच बोलेंगे, तो इससे एक अच्छा मैसेज डिलीवर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि आप क्या मैसेज बता सकते हो। मैंने तो आपको फिर भी एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आप एक्सप्लेन कर करके लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से आपका ये ग पार्ट भी हो गया। मैं आपको इतनी आसानी से, इतने बेस्ट तरीके से बता रही हूं ना कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। DC3 का पेपर अगर आप चाहते हो कि आप एक ही दिन पढ़ो और पास हो जाओ, एक ये वाली फुल वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देख लेना। एक DC3 की प्लेलिस्ट में रिविजनरी वीडियो पड़ी होगी मेरी, जो मैंने पहले कराई थी, वो देख लेना। दैट्स इट। सिर्फ यही करके जाओगे ना, पास तो पक्का हो ही जाओगे। अच्छे नंबर चाहते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स ले लेना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, वो पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रॉपर आंसर्स लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसमें तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और आपको कोई प्रोजेक्ट लेना हो, असाइनमेंट लेना हो, सब आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, 6वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, वे कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण ICDS कार्यक्रम प्रभावी रूप से कार्यान्वित
नहीं हो पाया, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बिल्कुल आराम से बता रही हूं, उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पहला, अपर्याप्त कार्यकर्ता कौशल, यानी कि आईसीडीएस के अंदर जो कार्यकर्ता है, मतलब जो कि वर्कर्स हैं, उनके अंदर अपर्याप्त कौशल है, मतलब जो रिक्वायर्ड स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए वो उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सारी चीजें करनी है। इसलिए आईसीडीएस कार्यक्रम ये प्रभावी रूप से वर्क नहीं करवा पाया। दूसरा, उपकरणों की कमी, जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए या प्रेग्नेंट लेडी के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो प्रॉपरली इक्विपमेंट्स ही नहीं है, इस वजह से भी ये पूरा वर्क नहीं कर पाया सही से। तीसरा, खराब पर्यवेक्षण, यानी कि पुअर सुपरविजन, जब किसी पर्सन को पता हो कि मेरे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है कि मैं आज आई हूं नहीं आई हूं, मैं आज सही काम कर रही हूं नहीं कर रही हूं, तो हर कोई ऐसे ढीला छोड़ देता है और ढंग से काम नहीं करता। तो उनकी सुपरविजन के लिए उनके ऊपर जो हेड है वो अच्छे से उनकी निगरानी नहीं रखते, इसलिए वो जो वर्कर्स हैं ढंग से काम नहीं करते। कमजोर निगरानी और मूल्यांकन, कोई उनका इवैल्यूएशन नहीं होता, मूल्यांकन नहीं होता कि किस पर्सन ने, किस कार्यकर्ता ने अच्छे से काम करा, किसने नहीं करा, किस में क्या कमी है, इसलिए वो ढीला छोड़ते छोड़ते काम खराब होता गया। ठीक है जी। फिर आप लिख सकते हो एक और पॉइंट, सामुदायिक कार्यकर्ता, यानी बेसिकली आप जो कह सकते हो आईसीडीएस के जो कार्यकर्ता हैं उन पर अत्यधिक बोझ है। जहां पर 5 मान लो एम्प्लॉयज की नीड है, 5 कार्यकर्ता की नीड है, वहां पर 3 ही है या 2 ही है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं। तो अब ये 2 लोगों को 5 लोगों का काम करना पड़ रहा है, तो बोझ पड़ गया। बोझ पड़ गया तो अब वो बच्चों को संभाले या प्रेग्नेंट लेडी को जो सामान देना है वो दें या किस चीज का क्या करे, सारी चीजें वो मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों का काम है ना। जब ज्यादा बोझ पड़ जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीजें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाई। ठीक है। फिर नीचे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, आईसीडीएस परियोजना की सावधानी पूर्वक योजना बनाना, ठीक है, कार्य वर्णित करने और अनुवीक्षण करने के बावजूद इस कार्यक्रम में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अनुसंधान किए जाने पर यह बात सामने आई है कि शिशु मृत्यु दर, पोषणात्मक स्तर, ठीक है, टीकाकरण कवरेज, सेवाओं का उपयोगी आदि कुछ निर्णायक स्वास्थ्य और पोषण सूचकों की निश्चित रूप में सुधार हुआ है। देखो कुछ कुछ चीजों में तो इंप्रूवमेंट हुई है, जो पहलू मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी इससे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और समुदाय की सहभागिता, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड ही है ना आईसीडीएस में। तो अगर ये और अच्छे तरीके से वर्क करें, यानी कि अगर कार्यकर्ताओं में हम प्रॉपरली पर्याप्त कौशल डेवलप करा दें, उनको उपकरण दे दें जो जो नीड है, उनका अच्छे से पर्यवेक्षण करा जाए, निगरानी करी जाए, मूल्यांकन करा जाए और उनका बोझ कम करा जाए, तो डेफिनेटली आईसीडीएस अच्छी तरह से वर्क करेगा और लोगों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को काफी बेनिफिट मिलेगा। बस ये अपनी लैंग्वेज में लिख देना, दैट्स इट। ख पार्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र के प्रबंधन के लिए अपेक्षित कौशलों में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और कोई 2 पूछे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप बता देना प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के प्रबंधन के लिए अपेक्षित कौशल, ठीक है जी। कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाला केंद्र होगा, इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपरली कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। एक तो आप लिख सकते हो पहली, योजना बनाने संबंधी कौशल। योजना बनाने संबंधी कौशल यानी कि प्लानिंग वर्क अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से प्रॉपर प्लान करो कि मेरे प्ले स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं, इतना खाने की नीड है, ठीक है, मेरे पास इतने टीचर्स हैं, मुझे इतने टीचर्स की सैलरी निकालनी है, प्ले स्कूल का रेंट भी निकालना है, तो मुझे कितनी फीस रखनी चाहिए, किस एक्टिविटीज के लिए कोई अलग से चार्ज करना चाहिए, या कितने और टीचर्स हायर करने हैं, कितना नहीं, ये सब चीजें प्लानिंग वर्क जिसको हम कहते हैं योजना बनाने संबंधी कौशल, ये जरूर होने चाहिए। इसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो नेतृत्व संबंधी कौशल, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज।
मैं अगर प्रिंसिपल हूं तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि मेरे अंदर जो टीचर्स वर्क कर रही हैं मैं उनको प्रॉपरली समझा पाऊं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको गाइड कर पाऊं, सही राह दिखा पाऊं। इसे कहते हैं नेतृत्व संबंधी कौशल। दो पूछे हैं, दो बता दिए मैंने, फिर भी मैं एक दो और आपको और बता देती हूं ताकि पेपर में जो याद आए वो लिख सकते हो। निर्णय संबंधी कौशल यानी कि निर्णय ले पाना, मुझे डिसाइड करना है कि क्या मेरे को बच्चों की कितनी फीस रखनी चाहिए, कितनी नहीं, क्या ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या नहीं। इन सब कौशलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने प्ले स्कूल को अच्छे से वर्क करवा पाए। योजना बनाने संबंधी यानी कि प्लानिंग वर्क अच्छा होना चाहिए। नेट नियंत्रण संबंधी कौशल भी अच्छे होने चाहिए कि कंट्रोल रख पाए। अगर कोई ऐसे टीचर होगी जिसकी कोई बात ही नहीं मानता, कोई उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, तो कैसे प्ले स्कूल प्रॉपरली चल पाएगा। ठीक है जी, तो नियंत्रण संबंधी भी कौशल अच्छे होने चाहिए। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज, नियंत्रण उसके बाद आ जाएगा ये कि आपके अंदर निर्णय ले पाने की संबंधी भी स्किल्स होनी चाहिए। निर्णय जैसे कि ये करना चाहिए या नहीं, वो प्रॉपरली सारा एनालाइज करें कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, ये सब स्किल्स होनी चाहिए। दो अगर मेनली लिखनी हो, योजना बनाने संबंधी कौशल और नेतृत्व संबंधी कौशल आप लिख सकते हो और उससे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब जो भी बच्चा एनी 5 क्वेश्चन कर रहा था उसमें से 7th क्वेश्चन अगर वो सिलेक्ट करता है तो ये जो 4 दे रखे हैं उनमें से किन्हीं 2 को ही एक्सप्लेन करना है, पर 10 मार्क्स का होगा। मैं तो आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा रही हूँ इसलिए मैं आपको चारों समझा रही हूँ, लेकिन जब अगर आप 7वां क्वेश्चन अटेंड करोगे तो 2 ही पार्ट्स करना। ठीक है जी, पहले पर आ जाओ। छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी एक संगठन की गतिविधियां बताओ। किसी भी एक की लिख सकते हो जो कि छोटे बच्चों की सेवाएं प्रदान करने का संगठन है। मैं आपको बता रही हूं सेव द चिल्ड्रंस फंड के बारे में। वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम यूके में सेव द चिल्ड्रन फंड की स्थापना की गई थी। यह भूख और बीमारी से ग्रस्त तथा जरूरतमंद बच्चों के कल्याण में काम करती है। ठीक है जी, अब इसके अंदर बहुत सी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और बहुत सी अलग अलग चीजें आ जाती हैं जो बच्चों की बेसिकली अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। ठीक है जी, 1975 में दिल्ली में एक आधार कार्यालय गठित किया गया। आजकल ACF विविध प्रकार की परियोजनाएं और परियोजकताएं के लिए धन देता है। मतलब बेसिकली अब ये क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं और कईयों को जिनको जरूरत होती है, जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, उनको धन भी दे देते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। इनके परियोजनाओं में क्या क्या इंक्लूडेड है? पहला, सेवाओं का विकास। इसमें 2 तरह की सेवाएं आती है, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या क्या दिक्कत है, जो गरीब बच्चे हैं उनका कैसे बेटर तरीके करे जाएं, उनका टीकाकरण, उनकी और कोई दिक्कत है पोषण संबंधी स्वास्थ्य संबंधी, उसको ठीक करा जाए। दूसरा, समुदाय के साथ काम करना। समुदाय के साथ काम करना यानी कि जो और लोग हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ मिलजुल कर भी ये काम करते हैं ताकि ज्यादा लोगों तक ज्यादा बच्चों का भला हो पाए। तीसरा, आपात राहत। कहीं बाढ़ आ गई, तूफान हो गया, सूखा पड़ गया, महामारी हो गई, किसी के बच्चे एक माँ बाप से अलग हो गए, किसी के मर गए बच्चों के माँ बाप, तो वो उन बच्चों को अपने पास ले आते हैं और उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। प्रशिक्षण, छोटी मोटी जो बाल कल्याण संस्थाएं काम कर रही हैं उनका मेक श्योर करते हैं क्या वो सही से काम कर रही हैं, अगर उनको कोई फंड्स की जरूरत होती है तो फंड्स देती हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? सेव द चिल्ड्रंस फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपको कोई और ऐसे ही संगठन की गतिविधियां याद आ रही हो तो आप वो लिख सकते हो, मैंने आपको सेव द चिल्ड्रन फंड्स के बारे में बता दिया ऐसे। दूसरा, प्रमतिष्ठ घात वाले बच्चे को विकास में बढ़ावा देना। हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है, क्या प्रमतिष्ठ घात वाला बच्चा कौन होता है? प्रमतिष्ठ घात एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को गति
क्षति पहुंचने के कारण, यानी को दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण उसके शरीर के विभिन्न अंगों में कमजोरी आ जाती है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में बैलेंस नहीं हो पाता, मतलब चाहे वो रनिंग कर रहा है बड़ी मांसपेशियां वाला या छोटी मांसपेशियों का यूज से कुछ लिख रहा है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो अंग है शरीर के वो कमजोर है। ठीक है जी, कमजोर है तो उसको खाने में भी दिक्कत आएगी, काम करने में भी दिक्कत आएगी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके विकास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो आप उनके माता पिता को प्रमस्तिष्क घात के बारे में समझाओगे कि भाई ये बीमारी या ये दिक्कत होती क्या है, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आपको अच्छे से डील करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आपको समझाएंगे। दूसरा, हाथों की क्रियाओं में सामंजस्य। बच्चे ना किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते, पकड़ते हैं तो गिर जाता है, मोड़ नहीं पाते, दबा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके फिंगर्स, हैंड की जो मूवमेंट है वो बहुत वीक है, कमजोर है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करवानी है जिससे उनको चीजों को पकड़ना आ जाए, उठाना आ जाए, मोड़ना आ जाए, कलाई को हिलाना आ जाए, उंगली की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करवाना है। तीसरा, बच्चे को निगलना सिखाना है। इन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब ये खाना खाते हैं या बोलते हैं, इनके मुंह से लारें टपकती रहती है नीचे। क्यों? क्योंकि इनकी लिप की जो मूवमेंट है वहां पे भी जो मसल्स है वो बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से ये मुंह को प्रॉपर बंद नहीं रख पाते और जिसकी वजह से लारें टपकती रहती है और ढंग से खा भी नहीं पाते। तो आपको इन्हें प्रॉपर समझाना है कि जैसे मुंह में खाना रखा, आपको लिप्स को बंद करना है, लिप्स को बंद करके ही अंदर दबाना है, चबाना है और उसको अंदर निगलना है। तो बिल्कुल धैर्य रख के बच्चों को आपको ये सारी चीजें समझानी है। ठीक है, उनको बताना है कि होठों को कानों की तरफ खींच के रखो, यानी कि बंद रहे वो और उसके अंदर से लार टपके नहीं। ज्यादा ऐसा चाशनी वाला खाना मत दो क्योंकि उससे ज्यादा लारें टपकती हैं। बच्चों को खाना खाने में सहायता, आप उनको ऐसा खाना दो जो थोड़ा फीका हो, जिसमें मिर्चें कम हो, ताकि वो इजीली खा पाए। शौचालय का प्रयोग करने में मदद करनी होगी क्योंकि उनको नहीं पता टॉयलेट सीट को पर कैसे बैठना है, कैसे कंट्रोल बनाना है। तो उन सब चीजों में भी आपको मदद करनी होगी। इस प्रकार हम प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे के विकास को बढ़ावा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बस ऐसे लिखकर आ जाना, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। उसके बाद 7th क्वेश्चन के ग पार्ट पे आ जाओ, विशेष शिक्षा की विशेषताएं। अब ये विशेष शिक्षा होती क्या है? विशेष शिक्षा को आप कह सकते हो स्पेशल एजुकेशन। अब ये स्पेशल एजुकेशन किसके लिए बनी है? देखो, एक तो होता है नॉर्मल बच्चा, जो नॉर्मल सारे बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं। एक होते हैं थोड़े से विशिष्ट बच्चे, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे हम स्पेशल चिल्ड्रन का भी नाम दे देते हैं, जिनके अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, अपंगता हो सकती है, मानसिक रूप से मंद बच्चे हो सकते हैं, श्रवण दोष, देखने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रन से कुछ अलग उनकी विशेष जरूरतें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो सही तरीके से पढ़ पाए। इनको हम स्पेशल चिल्ड्रन का नाम दे देते हैं कि इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है। अब इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है तो इनकी एजुकेशन भी कुछ स्पेशल होती है, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं ताकि ये प्रॉपर पढ़ पाए और चीजों को समझ पाए। अब हमें विशेष शिक्षा की विशेषताएं बतानी है, तो सबसे पहले तो इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर फोकस होता है। व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है? यानी कि इंडिविजुअलाइज टीचिंग। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके लिए हम ऐसी पाठ्यचर्या बनाएंगे, ऐसी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो बच्चा बिना देखे ही चीजें समझने लग जाए। देख नहीं सकता, सुन तो सकता है ना, तो हम सारी चीजें उसको बोल बोल कर बता देंगे, टच करके समझा देंगे, है ना। अगर बच्चा कोई मानसिक रूप से मंद है तो उसको पूरा चैप्टर एक साथ ना करा के छोटी छोटी चीजें करा देंगे। इसको कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि बच्चों की जरूरतों के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। जो भी उनकी नीड है उस हिसाब से पाठ्यचर्या को बनाया जाएगा ताकि वो बच्चे भी आत्मनिर्भर हो सके, शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन उनके लिए कुछ चेंजेस करके बनाया जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण,
कराया जाएगा, इंडिविजुअलाइज टीचिंग कराई जाएगी तो उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कार्यात्मक कौशलों पर फोकस करना है, यानी कि फंक्शनल स्किल्स पे। ये नहीं कि हम उसको बस यही कह रहे हैं कि बस रटी रटाई चीजें समझता जाओ और बात खत्म। हमें उसको ऐसी चीजें सिखानी है जो कि उसके रियल लाइफ में उसके काम आए, रियल लाइफ में उसके काम आए, ताकि वो एक आत्मनिर्भर जीवन को व्यतीत कर पाए, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए और अपना काम जैसे वस्त्र पहनना, नहाना धोना, भोजन करना, ठीक है, इधर उधर घूम पाना, इन सब चीजों में सक्षम हो जाए। तीसरा, आपको इनके साथ धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं जो कि धीरे धीरे ही पूरी हो पाएंगी। अगर बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो आपको उसे प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, बच्चों को प्रेरणा प्रदान करना ताकि वे अनुक्रियाशील व जागरूक बन सके। उनको सारी चीजों के बारे में समझाना है, बताना है। मेन चीज इसमें यही रहेगी कि जो बच्चे की नीड्स हैं उस हिसाब से हम अपना करिकुलम पाठ्यचर्या तैयार करेंगे ताकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का शिक्षा अधिकार है। सीखने के वातावरण को इतना अच्छा, इतना फन लविंग, इतना अच्छा बना देना है कि किसी भी बच्चे को सीखने में कोई भी बाधा ना आए। बस ये सब आपको लिखना है। ये सब इस हिसाब से आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो लिखोगे, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट, मोबाइल क्रैच की कोई 5 अद्वितीय विशेषताएं बताओ। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है मोबाइल क्रैच का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है कहीं पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहां पे बहुत सारे लेबरर्स होते हैं, बहुत सारे लेबरर्स होते हैं, तो उनके बच्चे भी वहीं पे खेल रहे होते हैं, उनको मिट्टी में या पत्थरों में चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो सरकार चाहती है कि जो वो बिल्डिंग बनवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर वहीं पर कुछ मोबाइल क्रैच खोल दे। मोबाइल क्रैच में यानी कि छोटे छोटे बच्चे उन लेबरर्स के वहां पर आ सके और वहां पर वो क्या कर सके, पढ़ सके, शिक्षा ले पाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड शिक्षा ले पाए, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। और इनफॉर्मल टीचिंग मतलब खेल खेल में उनको बहुत सी बातें सिखा दी जाएं। ये है बेसिकली मोबाइल क्रैच का कॉन्सेप्ट। अब मोबाइल क्रैच में क्या होता है, बच्चों को अन्वेषण, खोज एवं स्वयं जांच के माध्यम से, डिस्कवरी मेथड से कुछ कुछ सीखते हैं, ठीक है, खुद कर करके सीखते हैं, खेल विधि से सीखते हैं, क्रियाओं व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको बच्चों के मनोसामाजिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, सृजनात्मक कला को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन स्किल्स, उनको भोजन खिलाया जाता है, बीमारियों की पहचान की जाती है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, उनको स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है, क ख ग सिखाया जाता है, और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी हैं एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सब करवाया जाता है। अब देखो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या तो वो बच्चे वही पत्थर मिट्टियों में खेलते रहेंगे, चोटें खाते रहेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर अगर उनके लिए वहीं पर एक मोबाइल क्रैच ऑर्गेनाइज करवा देता है जहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन टीचर रखे जाएंगे, तो वो बच्चों को अच्छा फूड मिलेगा जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेसिक एजुकेशन देंगे, छोटी मोटी एक्टिविटीज के थ्रू थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी, सही भार बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है जी, उनको प्रॉपर खाना दिया जाएगा, सारी चीजें करी जाएंगी, अच्छा इन्वायरमेंट, सुख शांति से मतलब वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, खुल पाए, फ्रेंड्स बना पाए, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। इसलिए मोबाइल क्रैच का कॉन्सेप्ट आया है। आपको बस ये सब लिखना है। इसके साथ साथ एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप के आपको अटेंड करना है। अब आप ये पूछते हो मैम 10 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 20 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, इन सब की वीडियोस मैंने चैनल पे डाली हुई है, देख लेना। डीईसी के किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो जिसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज होंगी, आपको डेफिनेटली 80+ मार्क्स दिलवाएंगी। डिफरेंट एक्टिविटीज वाला प्रोजेक्ट चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो जिसके अंदर पास्ट ईयर के मैंने सारे मोस्टली क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वो कवर कर रखे हैं, आपके जो सिलेबस के अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर कर रखी हैं, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना हो, सबके डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी लेना हो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके
ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक ही वीडियो में आपने पता है कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं। चलो मैं आपको एक बार बताती हूँ। आपको वैसे तो 7 क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना कि हमने आज 7 क्वेश्चन कर लिए, नहीं आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे हैं। कैसे, ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन था, एक तो आपने मारिया मोंटेसरी जी के बारे में सीख लिया, एक टैगोर जी के बारे में सीख लिया, 2 हो गया, 2 यहीं से हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमेशा 10 मार्क्स का आ जाता है। थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। हमने हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट करे ना। फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवंथ ये ख पार्ट हो गया, ठीक है जी। फिर 8th ये हो गया, 9th ये हो गया, 10th ये हो गया। देख रहे हो 10 क्वेश्चन तो अभी यहीं से बन गए, और भी आएंगे 10। उसके बाद ये भूमिका अभिनय 11, कहानियां 12, उसके बाद ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 13। ये देखो 13 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर गए, यहां पर क्या था 13, यहां पर समस्याएं क्या क्या आई 14, ये 15। उसके बाद 15 के बाद ये 4 आपने चीजें कर ली, ये 16, 17, 18 और 19। मतलब एक ही वीडियो में आपने ऑलमोस्ट 19 कॉन्सेप्ट समझ लिए। आधे से ज्यादा सिलेबस तो आप यहीं से समझ गए। कुछ भी ना करना हो, कोई नोट्स ना पढ़नी हो, कोई बुक्स ना पढ़नी हो, कुछ भी मन ना हो, सोच रहे हो बहुत टाइम कम है क्या करें, एक ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। और मैंने एक इसकी रिविजनरी वीडियो डाली हुई है, वो 2 से 3 बार देखकर चले जाना, पास तो हो ही जाओगे। अगर बहुत बढ़िया नंबर चाहते हो 80+ तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो, या फिर मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स ले सकते हो। जैसा मन करे वैसा कर सकते हो, बस पेपर अच्छे से करके आना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। जब अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स हमें भेज देना, या फिर 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना कि मैम हमने आपसे पढ़ा था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे आप सबकी वीडियोस देखकर, मैसेजेस देखकर बहुत अच्छा लगता है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। खूब तरक्की करो, बहुत अच्छे से पेपर करना, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू।